बेसिकली हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि जो वर्क था वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का मैकेनिकल तरीका था और जो हीट है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का नॉन मैकेनिकल तरीका। हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। तो पहले दो क्वेश्चंस को हमने समझा था, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। तो किसी भी बॉडी की टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कहलाती है थर्मल एनर्जी, जिसको हम हीट के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? व्हाट इज टेम्परेचर? तो थर्मल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, थर्मल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर की हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ हीट डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ये तय करता था कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वैसे टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि थर्मल एनर्जी मतलब हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसके बाद हमने टेम्परेचर का कैलकुलेशन सीखा। 4 प्रकार के स्केल देखे आपने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेमर और केल्विन, जिसमें से फंडामेंटल इंटरवल सेल्सियस और केल्विन का सेम था। मतलब उनमें चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम होगा, वैल्यूज अलग अलग होगी। इसके बाद हमने हीट को मेजर करना सीखा। किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस, ये सब आपने स्टडी कर लिया। इसके बाद हमने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सीखा था कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी मतलब हीट के ट्रांसफर होने के 3 वेज थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जिसमें से अब तक आपने जो कुछ पढ़ा वो कंडक्शन था, जो नॉर्मली सॉलिड में होता है, इट इज कंडक्शन। नाउ द टाइम फॉर रेडिएशन, राइट। तो रेडिएशन को बहुत अच्छे से समझना, इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। पहली बात, हर एक बॉडी, गौर से सुनना, हर एक बॉडी सभी टेम्परेचर पर कंटिन्यूअसली थर्मल एनर्जी के जो रेडिएशन से उनको एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है। हर एक बॉडी 0 केल्विन को छोड़कर सारे टेम्परेचर पर कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, राइट। इट मीन्स यदि मेरे हाथ में भी चौक है, ये चौक इस वक्त इस रूम की जो थर्मल एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, मतलब इसमें एनर्जी आ रही, लगातार आ रही, और ये थर्मल एनर्जी को रेडिएट भी कर रहा है, इमिट भी कर रहा है। मतलब रेडिएशन इसमें आ भी रहा है। कौन से रेडिएशन? थर्मल रेडिएशन। इसको मैं बोल सकता हूं थर्मल वेव। ये वाले रेडिएशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जस्ट लाइक अ लाइट। तो यदि कोई बॉडी रखी है इस रूम में, तो इसमें पड़ने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगी और इमिट भी करेगी। इट मीन्स ये जो बोर्ड है इस वक्त ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, इमिट भी कर रहा है, ठीक है। ये मेरा जो अभी टी शर्ट है, ये अभी एब्जॉर्ब भी कर रहा है, इमिट भी कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। इट इज क्लियर हुई? अब इस केस में आप समझें, मान लीजिए इस कमरे का टेम्परेचर, मान लो एक रूम है, इस रूम का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, और इस रूम में मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर रख दिया जो था 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है, सिर्फ रेडिएशन का कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा। इस वक्त मैंने रूम का टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल रेडिएशन इस पर आएंगे, कॉन्सेंट्रेट करना। ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। क्या इस वक्त ग्लास ऑफ वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा? सोच के बोलना। इसका है 15 डिग्री सेल्सियस, इसका है 5 डिग्री सेल्सियस। क्या ग्लास ऑफ वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा? करेगा। क्या ये हीट रेडिएट करेगा? क्या ये हीट रेडिएट करेगा? क्या ये हीट रेडिएट करेगा? 5 डिग्री है इसका, इसका 15 डिग्री है। क्या हीट रेडिएट करेगा? हाँ। हर टेम्परेचर में हर एक बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है।
आप अभी इमिशन वर्ड बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसके बाद रिफ्लेक्शन वर्ड भी आएगा और दोनों में डिफरेंस है। जितना रेडिएशन आसान लगता है उतना आसान होता नहीं, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे लाइफ में इतनी कॉमन है, हमको लगता है कि रिफ्लेक्शन इमिशन सब एक ही है, राइट। मैंने अभी तक दो वर्ड यूज किया, इमिट, एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है, मैंने ये बोला। इज इट क्लियर? अब हो ये रहा है कि लगातार एब्जॉर्ब भी कर रहा है, लगातार इमिट भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, रूम से टेम्परेचर लेने लगेगा, राइट। इस केस में अब मैं बात कर रहा हूं ग्लास ऑफ वाटर की, इस केस में जो इसका एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ग्रेटर देन होगा इसके इमिशन के। ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कम इमिट कर रहा है, इसलिए इसमें हीट बढ़ने लगी। एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? ज्यादा। इमिट क्या कर रहा है? कम। दैट्स व्हाई इसका थर्मल एनर्जी बढ़ने लगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि इसके टेम्परेचर से रूम के टेम्परेचर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अपने सामान से। बात समझ में आई? सेकंड कंडीशन, अगर इसका टेम्परेचर मान लो होता 25 डिग्री सेल्सियस, रूम का टेम्परेचर अभी भी कितना है? इस केस में भी इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता और इमिशन भी होता। और इस केस में इमिशन क्या होता? ज्यादा, एब्जॉर्प्शन क्या होता? कम। इमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन। अब ज्यादा हीट जा रही है और कम हीट आ रही है, तो धीरे धीरे उसकी जो टोटल हीट है कम होने लगेगी और उसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा। तो हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और थर्मल एनर्जी का इमिशन दोनों कंटिन्यूअसली करती है, ठीक है। इसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी, तीसरी कंडीशन, अभी तक तो टेम्परेचर डिफरेंस लगा, इसका भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। इस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर होगा, इस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर होगा, तो क्या इस केस में ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होगी? सोच के सोचो, बताओ। क्या मैंने कहा रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, बॉटल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, तो क्या इस केस में ग्लास में और रूम के बीच में हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? हर एक टेम्परेचर पे होता है। इस वक्त भी ये इमिशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, बट बोथ आर इक्वल। जितनी हीट आ रही है उतनी हीट दैट्स व्हाई टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये वाला इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, ये वाला इक्विलिब्रियम कहलाता है डायनामिक थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो डायनामिक वर्ड आ गया, मतलब फ्लो हो रहा है। इक्विलिब्रियम है लेकिन फ्लो हो रहा है, डायनामिक थर्मल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? अब इसके ऊपर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इमिशन हो रहा है, इस पर फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उससे इसके एब्जॉर्प्शन और इमिशन के पावर पर अंतर आता है। इस बॉडी के मटेरियल का प्रभाव पड़ता है। ये बॉडी का मटेरियल क्या है? हर एक बॉडी का इमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर अलग अलग होता है। जब सूरज तपता है दिन में तो पानी लेट गर्म होता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। दोनों के पावर तो अलग है ना, सनराइज तो सेम आ रही थी। तो हर एक बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर और इमिशन पावर अलग अलग होता है। पक्की बात यहां तक? इसके बाद मान लीजिए सन, सन से थर्मल एनर्जी आ रही है अर्थ पर, सन से थर्मल एनर्जी आ रही है अर्थ पर, तो जो एनर्जी आ रही है किस फॉर्मेट में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जो भी एनर्जी आ रही है किस फॉर्मेट में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें वेरियस टाइप के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, वेरियस टाइप की वेवलेंथ होती है। सनलाइट में ऑलमोस्ट सभी प्रकार की वेवलेंथ की एनर्जी होती है। डू यू नो वेवलेंथ? डू यू नो वेवलेंथ? वेव पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा ऑसिलेशन पढ़ चुके हैं। व्हाट इज वेवलेंथ? क्या ये वेव है? ये वेव है। यहां पे वेवलेंथ क्या है? एक वेव का कंप्लीट साइकिल इसमें होगा।
तो एक साइकिल कहां तक होगा? आंसर दो जल्दी, पढ़ चुके हो ना ऑसिलेशन। वेवलेंथ कहां से कैलकुलेट करूं? यहां से यहां, यहां से यहां, या यहां से यहां? जहां से रेडिएशन स्टार्ट होगा वहां से नहीं वेव, ध्यान से समझना। जहां से रेडिएशन स्टार्ट होगा वहां से क्या आ जाएगी? नई वेव। तो एक वेव का जहां से रेडिएशन किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि वेव जरूरी नहीं ऐसी होगी, वेव ऐसी नहीं हो सकती, वेव ऐसी नहीं हो सकती, वेरियस टाइप की वेव्स हो सकती है। जहां से रेडिएशन स्टार्ट होगा वहां से एक नई वेव की इमेजिन करते हैं। तो एक वेव की जो लेंथ होगी वो वेवलेंथ कहलाएगी। सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसके ऊपर इंफ्रारेड है और इसके नीचे अल्ट्रावायलेट है। पता पड़ा होगा आप लोगों ने। आप केवल क्या देख सकते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर सनलाइट बहुत बड़ा बैंड है तो उसका भी छोटा सा बैंड आप देख पाते हैं, बस इतना है। बाकी ना इधर का देख पाते ना इधर का देख पाते, मतलब आप बहुत ही सीमित रेंज का, लिमिटेड रेंज का लाइट देख पाते हैं। उस एनर्जी का थोड़ा सा लाइट, यदि आपका लाइट बढ़ जाता है आपकी आंखें बंद हो जाती है, लाइट कम हो जाता है आपको अंधेरा दिखता है। तो जिसको आप लाइट बोलते हैं, एक्चुअली लाइट मतलब क्या है? आपकी जो ऑप्टिकल डिवाइस है जितने एनर्जी को ट्रेस कर सकते हो आपके लिए लाइट है, और जिस एनर्जी को आप लोग कैप्चर नहीं कर सकते वो आपके लिए अंधेरा है। लेकिन आउल के लिए जो लाइट है वो आपके लिए अंधेरा है, और आपके लिए जो अंधेरा आउल के लिए लाइट की थ्योरी भी अलग अलग एनिमल्स के लिए, अलग अलग ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए अलग अलग है। जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे हैं उनको इंफ्रारेड ग्लासेस दिए जाते हैं रात में देखने के लिए, क्योंकि आतंकवादी क्या होते हैं? टेररिस्ट रात में अटैक करते हैं। उस केस में इंफ्रारेड कैमरे से या इंफ्रारेड ऑप्टिकल से जब आप देखते हैं, जैसे आप नजर आ रहे हो वैसे नहीं दिखेंगे, आपका टेम्परेचर दिखाई देगा। मतलब आपके बॉडी से हीट निकल रही, थर्मल एनर्जी निकल रही है, वो दिखाई देने लगेगी। तो अंधेरा और उसमें थर्मल एनर्जी चलते फिरते नजर आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट होगी। जो बैट को रात में चमगादड़ चूहा पकड़ लेती है, तो जैसा माउस आपको दिखता है वैसा चमगादड़ को नहीं दिखता, उसको तो रेड दिखता है भागता हुआ बस। ठीक है, खैर अपन वापस आते हैं। तो आपके पास जो सन से जो एनर्जी आ रही है वो भी कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। उसका एक छोटा सा स्पेक्ट्रम आप देख पाते हैं। इसमें थर्मल एनर्जी भी आती है। जब सन से धूप पड़ती है तो हमें गर्मी का एहसास होता है। तो सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ तक, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर तो इतना ही है, तो यहां से लेकर यहां तक तो बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम एरिया है, तब भी एनर्जी आ रही है। इट मीन्स रेडिएशन के हेल्प से विदाउट एनी मीडियम एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, पर रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट एनी मीडियम वो एनर्जी सन से निकल करके आप तक आ रही है। तो अभी हम बाकी एनर्जी पे फोकस नहीं कर रहे, हम किस एनर्जी फोकस कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी पे। तो थर्मल एनर्जी का वो रास्ता जिसके थ्रू विदाउट मीडियम के भी आ सकती है, इट इज रेडिएशन। या इसका एक और तरीका बोला जाता है, एक और डेफिनेशन आती है कि वो ऐसा रास्ता है कि मीडियम को प्रभावित ना करे। अगर मीडियम है तो मीडियम को एनर्जी ना दे, सीधे पहुंच जाए। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी। तो अब आप समझ में आएगा, रेडिएशन की हेल्प से विदाउट मीडियम के एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। हर एक बॉडी रेडिएशन करती है, हर एक बॉडी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों करती है। अगर एब्जॉर्प्शन और इमिशन की मात्रा सेम हो, इक्वल हो, तो इस केस में उसे डायनामिक थर्मल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। हीट एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। यहां तक एकदम क्लियर है। तो मान लीजिए अब अपन स्टडी करते हैं। सपोज देयर इज अ ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब पर
कुछ थर्मल रेडिएशन पड़ रहे हैं। ग्लास स्लैब है मतलब कांच का टुकड़ा, इसका मतलब है इसमें से लाइट पास भी हो सकता है, मतलब लाइट इसे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल लाइट की हम बात करें थर्मल एनर्जी की, जो हीट आ रही है कुछ हीट इससे आर पार निकल जाएगी, कुछ हीट इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और कुछ इसके द्वारा इमिट कर दी जाएगी। गॉट इट? मतलब कि आने वाले हीट के 3 रास्ते हैं। ये हीट आ रही है, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ ट्रांसफर हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है। जो टोटल एनर्जी आ रही है, यदि मैं इसको Q से लिखूं तो मैं एब्जॉर्प्शन को क्या लिख सकता हूं, QA। जो ट्रांसफर हो रही है मैं लिख सकता हूं QT। समझ में आ रहा है सर? और जो इसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है इसे मैं लिख सकता हूं QR। बेटा यहां पे 2 वर्ड मैंने बोला, यहां मैंने रिफ्लेक्ट वर्ड यूज किया, 2 मिनट समझ लेना इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड रिफ्लेक्शन? बहुत अच्छे से, जैसे कि देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कलर, हमें कलर दिखाई देते हैं, नॉर्मली कलर दिखाते हैं, बहुत ऑर्डिनरी बात लगती है। अब कलर थ्योरी में आप जाते हैं, हमें कलर क्यों दिखाते हैं, ठीक है? इसके थ्रू आप समझ पाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड इमिशन, क्योंकि इसके बेस पर पूरी बिल्डिंग बनने वाली इस कॉन्सेप्ट की, रिफ्लेक्शन और इमिशन। मान लीजिए आपके घर में एक रूम को गर्म करने वाला हीटर रखा है, तो ग्लास के हीटर होते हैं, इसमें कॉइल नजर आती है। जब हीटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हीटर की कॉइल का कलर क्या होगा? यदि कॉपर का तो कॉपर कलर होगा। गॉट इट? इस वक्त आपको वो कॉपर कलर का दिखाई दे रहा है, अभी आपने उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं की, उसका कलर। इसके बाद जब आपने उसमें टेम्परेचर ऑन किया, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो रेड हो गया। ऐसा रेड नहीं, बिल्कुल चमकते हुए सूरज जैसा ऑरेंज कलर का दिखता है, एकदम सैफ्रॉन दिखने लगता है, ठीक है? उसका कलर बदल गया, आपको कुछ और दिखने लगा। पहले जो कलर दिख रहा था बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और बाद में जो कलर दिख रहा था बिकॉज ऑफ इमिशन। समझो इस चीज को अच्छे से। मान लीजिए जैसे मेरे पास है, मान लीजिए यहां पर एक ब्लू कलर नजर आ रहा है सबको। ये ब्लू आपको ब्लू क्यों दिख रहा है, कोई बता सकता है? देखें, इस पे सारे प्रकार के विजिबल स्पेक्ट्रम पड़ रहे हैं, लाइट के विजिबल स्पेक्ट्रम पूरे पड़ रहे हैं, ये सबको एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको कोई चीज इसलिए दिखाई देती है कि इससे निकलने वाला स्पेक्ट्रम जब आपकी आंखों तक पहुंचता है, उसे आपकी आईज आइडेंटिफाई कर पाती है। इसका मतलब है कि इस पे जितने कलर आए, इस पे पूरे 7 स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम पड़े, इसने क्या किया, बाकी को रख लिया और ब्लू को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपकी आंखों तक क्या पहुंचा? दैट्स व्हाई क्या नजर आया? ब्लू। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा व्हाइट दिखाई दे रहा है। यही समझो, एक ही बॉडी, एक ही कपड़ा है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? इस केस में यहां पर इसने क्या किया, सारे लाइट्स को एमिट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। इसने जितने विजिबल स्पेक्ट्रम थे सबको रिफ्लेक्ट किया, आपके पास सारे कलर पहुंचे, और सारे कलर पहुंचे तो क्या नजर आएगा? व्हाइट। लेकिन यदि कोई ब्लैक होता, जस्ट लाइक दिस, ये ब्लैक है, इस पर सारे विजिबल स्पेक्ट्रम पड़ रहे हैं, ये क्या कर रहा है? सारे विजिबल स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एब्जॉर्ब कर रहा है अभी कंटिन्यूअसली, चूंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए अब वापस कुछ भी नहीं भेज रहा, इसलिए आपको क्या दिखने लगा? ब्लैक। तो आपको अलग अलग कलर क्यों नजर आया? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में किसी और की जो एनर्जी आती है उसको लौटा दिया जाता है। खुद की एनर्जी थी क्या? जो व्हाइट लाइट आया था, जो ब्लू लाइट आया था, उसका था कहीं और से आया था, कहीं और से आया था, कहीं और से आया, टकराया और लौट गया। तो रिफ्लेक्शन के लिए सोर्स कुछ और होगा, ये केवल उसको लौटाएगा। लेकिन इमिशन के केस में सोर्स कोई दूसरा नहीं होगा, वो खुद होगा। जब हीटर आपका बंद था, जब हीटर बंद था तो जो कॉइल का कलर था कॉपर कलर का था, या पुराना हो गया तो ब्लैक कलर का दिखेगा। वो रिफ्लेक्शन की वजह से था, उसे विजिबल स्पेक्ट्रम आ रहे थे और टकरा के लौट रहे थे, इसलिए आपको कलर दिख रहा था। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसने हीट एनर्जी क्या करना शुरू कर दिया? इमिट करना शुरू किया।
और इतना हीट इमिट करने लगा तो वो रेडिएशन आपकी आंखों तक आने लगी और आपको कैसा दिखने लगा, रेड या सैफ्रॉन कलर का नजर आने लगा। तो एक ही बॉडी के दो कलर अलग अलग टाइम पे दिखे आपको, पहला कि बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड बिकॉज ऑफ इमिशन। क्योंकि इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आने वाला है ब्लैक बॉडी का। तो ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल अलग अलग रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग और इमिशन इज अ डिफरेंट। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको ब्लैक बॉडी समझ में नहीं आएगी। ब्लैक बॉडी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो सब पूरा का पूरा 11 इतना बच्चा पूरा ब्लैक बॉडी पढ़ सकते, इतना ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी पूरा एक सब्जेक्ट है, नॉट यूनिट। उस पर आगे चल के रिसर्च भी आप कर सकते हैं। खैर, यहां तक समझ में आ रहा हूं। अब हम यहां पे बात कर रहे थे, यहां पे जो आ रहा है इस केस में हम इमिशन पे फिलहाल फोकस नहीं कर रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमिशन। अभी हम बात कर रहे हैं हीट आई, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ ट्रांसमिट हुआ। इस केस में टोटल एनर्जी कितनी आएगी, क्यू। उसके कितने हिस्से बने, 3। कौन कौन से, जो एब्जॉर्ब हुआ प्लस जो रिफ्लेक्ट हुआ प्लस जो ट्रांसमिट हुआ, इमिट नहीं ट्रांसमिट। सबको समझ में आ रहा है? ये रही आने वाले एनर्जी और उसके 3 वेज। इस केस में यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं बाय क्यू से, डिवाइड बाय क्यू क्या हो जाएगा बोलो, क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट रिलेशनशिप क्लियर है। ये आपके नोट्स में ही डाटा आया है। यदि आप नोट्स ओपन करेंगे जो आप तक पहुंच गई होगी, वहां पे आपको 3 वर्ड्स मिलेंगे, एब्जॉर्बिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर। मिला आपको? सभी को मिला? तो दिस इज एब्जॉर्बिंग पावर, अब देखें यहां पर हमने कहा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कितना होता है, 1। यदि मैंने बोला किसी बॉडी का एब्जॉर्बिंग पावर की वैल्यू 1 है, अगर कहीं ये देता है कि किसी बॉडी का एब्जॉर्बिंग पावर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हुआ उसका रिफ्लेक्टिंग पावर कितना होगा, 0। ट्रांसमिटिंग पावर कितना होगा, 0। इसका मतलब है कि जो बॉडी है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं एब्जॉर्बिंग पावर 1 है, इसका मतलब ये 1 है, तो बाकी क्या हो गए 0, तब तो 1 होगा। तो समझे इसको, a प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, मतलब a एब्जॉर्बिंग पावर कितना हो गया, 1। अगर किसी बॉडी का एब्जॉर्बिंग पावर 1 है, ये बोलने का मतलब है उस बॉडी पर जितना भी रेडिएशन आता है वो 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, ना तो आगे ट्रांसमिट करता है ना तो रिफ्लेक्ट करता है। गॉट इट? यदि किसी बॉडी में जितना रिफ्लेक्शन आता है, जितना रेडिएशन आता है, जितना थर्मल रेडिएशन आता है, तो 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, तभी उसका एब्जॉर्बिंग पावर कितना हो सकता है, 1। ठीक है? या ऐसी स्पेशल बॉडीज होती हैं जो 100% एब्जॉर्प्शन कर ले, ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। अभी रुक के पढ़ने वाले। अच्छा, सेकंड केस सोचते हैं, यदि किसी बॉडी का रिफ्लेक्टिंग पावर 1 हो जाए, इसका मतलब है कि R इक्वल्स टू 1 है, तो एब्जॉर्बिंग पावर कितना हो गया, 0। और ट्रांसमिटिंग पावर कितना हो गया, 0। इस केस में वो केवल और केवल रिफ्लेक्ट करता है, ना तो एब्जॉर्ब करता है ना तो जस्ट लाइक मिरर। जो आपका एक ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इस पे पीछे सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है, राइट? सिल्वर की कोटिंग करने से अपोजिट साइड बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर हो जाती है और यहां पर आपका मिरर हो जाता है। तो ये हम ये नहीं कह सकते 100% रिफ्लेक्शन कर रहा है, लेकिन 95-97 तक रिफ्लेक्ट कर लेता है, क्योंकि जब एनर्जी पड़ेगी थोड़ा बहुत गर्म तो हो गए,
एब्जॉर्ब तो करेगा। समझ में आ रहा? इसी प्रकार से एक तीसरी बॉडी की आप कल्पना करो जिसमें T = 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, जितना आता है 100% उससे पार हो जाता है। आप जो घरों में ग्लास यूज करते हैं, अगर आप ग्लास की कटिंग देखेंगे और तिरछा देखेंगे तो उसका ग्रीन नजर आता है, लेकिन एक और ग्लास आता है जो स्पेशल बनाया जाता है, उसका नाम है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। उसकी यदि आप कटिंग करेंगे और तिरछा करेंगे तो वहां पे ग्रीन नहीं, बिल्कुल व्हाइट नजर आता है, ट्रांसपेरेंट नजर आता है। आपका जो नॉर्मल ग्लास है, जैसे विंडो वगैरह में लगे हैं, इनकी ट्रांसपेरेंसी अप्रॉक्स 70 to 75%, इतना वो पास कर सकता है लाइट। बाकी का या तो रिफ्लेक्ट करता है या तो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसलिए आप जब देखते हैं किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने खड़े होकर भी देखते हैं तो आप खुद को भी धुंधला धुंधला देखते हैं। तो बाहर का नजर आ रहा बिकॉज आप रेज बाहर जा रही है, लेकिन जो आपका चेहरा नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में ये वाला परसेंटेज बढ़कर के हो जाता है 95। मतलब वहां ग्लास लगा रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ग्लास लगा है। यहां एहसास हो जाता है वो ग्लास है, उसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास आजकल जिनके पास थोड़ा सा अच्छे बजट के मकान बनाते हैं, वो विंडो में ये नॉर्मल ग्लास की जगह क्या लगाते हैं? एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। या जो एक्वेरियम बनते हैं फिश के, उसमें एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास यूज किया जाता है क्योंकि फिश एकदम क्लीन नजर आती है। इस ग्लास से बनाओगे तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। एक्स्ट्रा क्लियर से एकदम ऐसा लगेगा ही नहीं कि पानी और उसमें। ये रेशियो सबको समझ में आया? 3 कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी। आपके नोट्स स्टार्ट आई थिंक ब्लैक बॉडी से होती है। पहली जो नोट्स का पहली हेडिंग होगी क्या होगी? आइडियल ब्लैक बॉडी, है ना? बेटा ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना आइडियल ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट। आइडियल ब्लैक बॉडी जो है वो अपने ऊपर आने वाले थर्मल रेडिएशंस को 100% एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, 100% एब्जॉर्ब करती है। देयर इज नो ट्रांसमिशन एंड देयर इज नो रिफ्लेक्शन। देयर इज नो रिफ्लेक्शन, मैंने एमिशन नहीं बोला। नोट किसी के पास? ये जो लाइन है ना, ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो एकदम कॉमन है। अगर आप ग्राफ में समझो, एक एक वर्ड गिनती इसका। अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज द बॉडी which completely absorbs the entire radiations incident on it. परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसी ब्लैक बॉडी है जिसमें पड़ने वाले सारे रेडिएशंस को 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। इज इट क्लियर? एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी पॉइंट ऑफ इट, और उसमें से थोड़ा सा भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। मतलब जितना रेडिएशन पड़ा 100% क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। But it is heated, when it is heated up to high temperature, it will emit entire radiations corresponding to all the wavelength. लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो सारे एब्जॉर्ब किए हुए रेडिएशंस को इमिट करती है। रिफ्लेक्ट नहीं आया, क्या आया? इमिट। मतलब कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें रिफ्लेक्शन 0 है, पर एमिशन कंडीशन के आधार पे 100% है। अब इस बात को आप समझें कि ब्लैक बॉडी के एग्जांपल क्या है। पहली बात, यदि मैं किसी एक बॉक्स को लूं या किसी मेटल की बॉडी को लूं, बहुत अच्छे से समझना। यदि मैं, मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, कॉपर का बॉल है, कॉपर हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, और उसको मैंने उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के ऊपर ब्लैक पैंट लगा दिया, उसमें मैंने ब्लैक पैंट लगा दिया। ठीक है, उस केस में वो जो ब्लैक दिख रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बिकॉज ऑफ इमिशन नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही? वो जो ब्लैक दिख रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बिकॉज ऑफ इमिशन नहीं दिख रहा है। इसलिए कोई भी ब्लैक बॉडी, यानी आपने सोचा कि कोई भी ब्लैक उसको ब्लैक बॉडी बोल दें, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि कलर का रिलेशन रिफ्लेक्शन से भी और इमिशन से भी।
यहां जो ब्लैक बॉडी वर्ड यूज किया जा रहा है, किया जा रहा है एमिशन के लिए। ठीक है, इस पर 100% क्या आ गया, जो भी रेडिएशन इस पर पड़ा इसने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया। अब कोई दूसरा समय आया, समय बीता, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसने जितना एब्जॉर्ब किया था वो सबका सब वापस करने लगा। 100% एमिशन। द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज, गौर से सुनना, द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज सन। क्या सन काला है? बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज सन। अब हुआ क्या था समझे इसके साथ। जब आप सन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी जमाने में सन एक ब्लैक बॉडी था। कितने साल पहले? 1857 के पहले, अरबों साल पहले, अरबों खरबों साल पहले सन क्या था? ब्लैक बॉडी था। जब सन ब्लैक बॉडी था, इस पे जितने रेडिएशन पड़े, अलग अलग वेवलेंथ के जितने भी रेडिएशन पड़े, इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया इसके अंदर। तो जमाने भर के सारे रेडिएशन को एक खा गया, इसके अंदर थे, क्योंकि सन उस समय क्या था? परफेक्टली ब्लैक बॉडी था। फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हेवनली बॉडीज में, जो भी चेंजेस हुए, और इसका टेम्परेचर बढ़ा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो इसके अंदर जो रेडिएशन ऑलरेडी थे, जो इसने एब्जॉर्ब किए थे, इसको क्या करने लगा? इमिट करने लगा। वही रेडिएशन हम तक पहुंच रहे धीरे। तो जो अब तक रेडिएशन आ रहे हैं, ये ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट किए हुए रेडिएशन। तो सन इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सन हुआ। इसके अलावा जो कार्बन एश, मतलब कि जो काजल है, काजल इज काफी करीब है ब्लैक बॉडी। काजल कैसे बनाते हैं? तो बोले कैसे दुकान में जाके ले आते हैं? नहीं, काजल बनाने की एक प्रोसेस होती है, और जो काजल घर में बनाया जाता था वो आपके मार्केट के काजल से कई गुना क्वालिटी होती थी। शुद्ध गाय का घी लिया जाता था, उसका दिया जलाया जाता था, और उसके ऊपर एक उल्टा बर्तन रखा जाता था, दिया रात भर जलता था, और उसका कार्बन ऊपर पे इकट्ठा होता था। जो अच्छे लोग थे या तो सिल्वर यूज करते थे या गोल्ड या कॉपर यूज करते थे उल्टा रखने के लिए। हाँ, उस समय में बड़े सोना बहुत है इंडिया के पास, तो उस पे कार्बन इकट्ठा होता था, उस कार्बन को इकट्ठा करके उसका काजल यूज किया जाता था। वो काजल आंखों के लिए मेडिसिन का काम करता था। आज जो काजल यूज करे केमिकल्स, वो आंखों को नुकसान करता है, बस ये फर्क। तो वो जो काजल था वो एब्जॉर्ब करता है 75% के आसपास, इतना एब्जॉर्ब कर लेता है पड़ने वाले रेडिएशन। इसके अलावा और एक प्लैटिनम एश, प्लैटिनम को जला के उसकी राख बना तो आपको प्लैटिनम मिल जाए कि नहीं, जो गोल्ड से महंगा है, जला लो। इसके अलावा एक और बुक में सजेस्ट करता है आइसोथर्मल एनक्लोजर। आइसोथर्मल एनक्लोजर एक लैब में बनाएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी में। आइसोथर्मल एनक्लोजर, देखिए इसका होता क्या है। ये हॉलो बॉल ले लें, हॉलो बॉल ले लें एकदम, और इसमें एक छोटा सा होल बना दें। ठीक है, ब्लैक बॉडी कैसे बनेगी देखें। आपको 100% एब्जॉर्प्शन चाहिए और रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है ना। एक छोटा सा होल है, बाकी का पूरा पैक है। इसके अंदर वाले सरफेस को आपने ब्लैक कलर से कोटिंग कर दिया, इसको पूरा ब्लैक कर दिया आपने अंदर से, 100% ब्लैक। इसके बाद आपने यहां पर इसके जस्ट सामने एक इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आप देखना यहां से जो रेडिएशन आएगा इस पे टकराएगा। इसके बाद चूंकि ब्लैक है पूरा, एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, फिर इधर टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, यहां पे एब्जॉर्ब होगा, इसके बाद इधर भागेगा, जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, यहां एब्जॉर्ब होगा, और ऐसा करते करते ये रेस टकराते टकराते खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब। राइट, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर
बुक में सजेस्ट किया जाता है, ये भी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। इसका नाम होता है आइसोथर्मल इंक्लूजन। ठीक है, ये नोट्स में शायद ना हो, नॉलेज के लिए रहना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। नोट्स आ चुकी बेटा, इसमें नोट्स आ चुके हैं।